नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञानी में आप सबका पुनः स्वागत है। हम बहुत दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाए हैं, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। कुछ व्यवस्थाएं थी जिसके वजह से हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे और ना ही हम आप सबको वीडियो दे पा रहे थे। चूँकि हम सब काम नहीं कर पा रहे थे और वीडियो नहीं दे पा रहे थे, उसके पीछे ढेर सारी वजहें थी, लेकिन अब वो सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं और हम सभी एक दूसरे एपिसोड के लिए तैयार हैं। पीछे में जो हम लोगों ने प्रकल्प स्टार्ट किया था, जैसे था गोल परिभाषा का, सूर्य सिद्धांत का और भी अन्य शास्त्रों का वीडियो आने वाला था, वो आ नहीं पाया था, समय से मैं आप सबको दे नहीं पाया था। लेकिन पुनः मैं आज से इन सभी प्रकल्पों को प्रारंभ कर रहा हूँ। भगवान गणेश से, विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक से ये प्रार्थना करता हूँ कि यह जो प्रकल्प अभी वर्तमान में स्टार्ट किया गया है, इसमें कोई व्यवधान न आए और ये निर्बाध रूप से पूरा होता रहे। हम लोगों के मित्र डॉक्टर दिग्विजय पांडे जी ने गोल परिभाषा के कुछ वीडियोस को डाला था यूट्यूब चैनल पे, एस्ट्रो ज्ञानी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों ने उसे देखा भी है, काफ़ी अच्छा सराहा भी है। जितनी लाइक और सब्सक्राइब मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आप लोगों का जो धैर्य था और आप लोगों ने जो एप्रिसिएशन दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का ग्रोथ आप सभी दर्शकों के ही वजह से है। ये आप ही लोगों का चैनल है जो कि ज्योतिष से जुड़े हुए विषयों में आप सबको नवीनोन्मुखी ज्ञान के तरफ आकर्षित करता रहेगा और आप लोगों को संतुष्ट करता रहेगा। शास्त्रीय परंपरा में ग्रंथों के अध्ययन की जो भी परिकल्पनाएं हैं और जिस तरह से ग्रंथों की अध्ययन किया जाना चाहिए, उन सभी विषयों पे हम लोग इस वीडियो में या इस चैनल पे चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग शुरू से ही आज प्रारंभ करते हैं। मुझे लगता है कि शुरू से ही प्रारंभ कर लेना चाहिए, क्योंकि पीछे क्या आप लोगों ने पढ़ा है, आप कितना पढ़े होंगे, कितना याद होगा, कितना भूल चुके होंगे, ये सब थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज शुरू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए गोल परिभाषा, और संपूर्ण गोल परिभाषा को आद्योपांत हम लोग पढ़ेंगे, मतलब श्लोक नंबर 1 से लेकर के 108 तक। पर डे 4-4, 5-5, 10-10 श्लोक मिला करके यदि हम लोग पढ़ेंगे तो यह पूरा एपिसोड पूरा हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद हम लोग लेकर के आएंगे संपूर्ण सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, सिद्धांत तत्व विवेक और सिद्धांत शिरोमणि। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं गोल परिभाषा को। यहाँ से अब आगे देखेंगे आप लोग गोल परिभाषा। सबसे पहले हम लोग गोल परिभाषा को आज पढ़ेंगे। गोल परिभाषा सीताराम झां जी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। चूँकि ये विषय वस्तु नहीं, श्लोकों का प्रतिपादन किए हैं, विषय वस्तु सारे सिद्धांत ग्रंथों में प्राप्त हो रहे हैं। परिभाषा का मतलब होता है परितः भाष्यते इति परिभाषा, मतलब संपूर्ण शब्दों को या पद पदार्थ को एक छोटे से शब्दों में यदि कहा जाए तो उसको परिभाषा कहते हैं। परितः भाष्यते इति परिभाषा, मतलब जिसमें संपूर्ण तत्व समाहित हो जाए और वो छोटा भी हो। अब यहाँ पे गोल परिभाषा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गोल परिभाषा क्या मतलब है, गोल का मतलब क्या है, तो गोल का मतलब यहाँ पे लिया जाएगा खगोल। खगोल यानी ब्रह्मांड, ठीक है। तो ब्रह्मांड के विषय में, ब्रह्मांड के जो संकेतात्मक पद पदार्थ आदि हैं, उन सभी पद पदार्थों को अच्छे प्रकार से ज्ञान के लिए जिस ग्रंथ में बहुत अच्छे प्रकार से परिभाषित किया गया है, उसको गोल परिभाषा कहते हैं। अब गोल परिभाषा के लेखक आचार्य सीताराम झां जी हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गोल परिभाषा के विषय में। स्पष्ट हो गया, बिल्कुल क्लियर। कह रहे हैं कि खगोल का जिसमें परिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है, खगोल में परिभाषिक शब्दावलियों के प्रयोग में जो पद पदार्थ आदि आते हैं, उनके परिभाषा को यहाँ पे ये कह रहे हैं। मंगलाचरण करते हैं, और इसमें जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक।
यहाँ पे सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग गोल परिभाषा में किया गया है। माता सरस्वती देवी की उपासना की जा रही है। इसमें बता रहे हैं शारदांग ह्रियुगम नौमी शारदेन्दु समप्रभम यध्याना देवदेवानाम अग्रगण्यो गजानन। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। घ्रियुगम नौमी, अघ्री मतलब होता है पैर, युगम मतलब होता है जोड़ा, यानी जोड़ा का मतलब होता है पेयर यानी दो, एक जोड़ा का मतलब दो, दो जोड़ा का मतलब चार संख्या। उसी तरह से बता रहे हैं कि घ्रियुगम नौमी, अघ्री में पैरों में, जोड़ा पैरों में मतलब दोनों पैरों में नमस्कार है। किसको नमस्कार है? शारदांग, शारदांग घ्रियुगम नौमी। और वो शारदा देवी कैसी हैं? बता रहे हैं कि उस शारदा देवी की क्या विशेषता है। तो बता रहे हैं शारदांग ह्रियुगम नौमी शारदेन्दु समप्रभम, समप्रभम, शारदेन्दु समप्रभम। इंदु, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, और शरद का मतलब होता है क्या? शरद का चंद्रमा। शरद का चंद्रमा यह विशेष क्यों लिया गया है? तो बता रहे हैं कि अन्यानी यदि ऋतुओं में देखा जाए तो आकाश में धूल कण होते हैं। जैसे देखिए आप ग्रीष्म काल में देखेंगे तो सूर्य के तापमान के वजह से धूल कण एक दूसरे से संलग्न न रह करके विखंडित हो जाते हैं और छोटे छोटे कण, डस्ट पार्टिकल आकाश में देखने को प्राप्त होते हैं। वृष्टि काल में क्या होता है कि बादलों से आकाश ढका रहता है, लेकिन उस वृष्टि काल में एक अच्छा होता है कि वृष्टि के जल के साथ ही वो जितने भी धूल कण हमारे वायुमंडल में विद्यमान थे वो नीचे आ जाते हैं। इसके बाद क्या आता है? शरद काल आता है, तो उसमें आता है शरद पूर्णिमा। तो बता रहे हैं कि शरद पूर्णिमा के समान स्वच्छ प्रभा वाली सरस्वती देवी हैं। तो शरद पूर्णिमा में क्या विशेष है? तो बता रहे हैं कि आकाश उस समय वायुमंडल बिल्कुल स्वच्छ होता है, चूंकि ग्रीष्म काल के जितने भी धूल कण आदि रहते हैं वह सब वृष्टि के जल के साथ पृथ्वी पे आ गए रहते हैं और बादल भी आकाश में नहीं होते हैं। तो जब बादल भी आकाश में नहीं है और वृष्टि काल भी समाप्त हो चुका है, धुंध आदि बहुत अधिक पड़ नहीं रहा है। धुंध मतलब क्या बोलते हैं? ओला। और इसमें क्या पड़ता है? कोहरा। ठंडी के दिन में मतलब शीत ऋतु में कोहरा पड़ता है आकाश में। तो अभी कोहरा भी स्टार्ट नहीं हुआ है, वृष्टि भी समाप्त हो चुकी है, वृष्टि काल भी समाप्त हो चुकी है, तो आकाश बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना हुआ है। तो आकाश नीट एंड क्लीन है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चंद्रमा की जो प्रभा होगी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। तो चंद्रमा की प्रभा स्पष्ट दिखाई दे रही है, इस वजह से बता रहे हैं कि उस तरह के समान प्रभा वाली, मतलब चंद्रमा शरद ऋतु पूर्णिमा के जैसे दिखाई देते हैं बिल्कुल स्वच्छ धवल, उसी तरह से की प्रभा वाली माता सरस्वती देवी हैं, जिनके चरण कमल द्वय में नमस्कार है। और बता रहे हैं कि और उनकी क्या विशेषता है? तो बता रहे हैं यध्याना देव देवा नाम, जिनके ध्यान मात्र से देवाधिदेव या देवताओं में अग्रगण्यो गजानन, भगवान गणेश का सबसे आगे पूजन होने लगा। अग्र में सबसे प्रथम में उनका गणना किया, सबसे प्रथम में उनका गणना किया जाने लगा। अग्रगण्यो गजानन, ये था मंगलाचरण। आगे हम लोग देखते हैं, बता रहे हैं कि क्या विशेषता है, क्या प्रयोजन है, ये एक नया ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। गोल परिभाषा ग्रंथ का प्रयोजन बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कह रहे हैं सरलेन सुपद्येन ब्रुवे बाल मनोमुदे गोले चापज्यकादीनां परिभाषां परिस्फुटां यया कंठस्थयाज्ञोपि गोले नैपुण्यमाप्नुयात् अनायासं विजानाति ग्रहराशि परिस्थितम्। अब यहाँ बता रहे हैं कि इस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है। ग्रंथ के प्रयोजन में बताते हैं सरलेन सुपद्येन ब्रुवे बाल मनोमुदे गोले गोले चापज्यकादीनां परिभाषां परिस्फुटां। अब ये जो भैया देखिए गणित की जो प्रक्रिया है वो समाज में बहुत अधिक प्रयोग में नहीं दिखता है साक्षात, मतलब पाई, डेल्टा, हेक्सा, मतलब त्रिज्या, कोटिज्या, भुज्या, लंबज्या का प्रयोग समाज में कहाँ दिखता है? नहीं दिखता है। तो बता रहे हैं कि यह जो कठिन विषय है, मतलब चाप आदि, चाप, ज्या, कोज्या, त्रिज्या, ये सब जो कठिन विषय हैं गोल में,
उनका परिभाषाम परिस्फुटाम, उनके परिभाषा को मैं कहूँगा स्पष्ट रूप से, परिस्फुटाम मतलब स्पष्टतया कहूँगा। यया कंठस्थ या अज्ञोपी, अज्ञोपी मतलब अज्ञानी का मतलब होता है, अज्ञ का मतलब होता है जो मंद बुद्धि हो, ठीक है, जो उस शास्त्र को न जानने वाला हो, जिसके बुद्धि में स्फुटन, जिसके बुद्धि में स्फुरण धीरे धीरे हो रहा हो, वैसे लोग भी या कंठस्थ या अज्ञोपी गोले नैपुण्य मापनुयात, वह गोल शास्त्र में निपुण हो जाएगा। अनायासम विजानाति, और क्या विशेषता होगा, तो अनायास ही, खेल खेल में ही, विजानाति मतलब विशिष्टम, जानाति विशेष प्रकार से समझ पाएगा, जान पाएगा। अनायासम विजानाति ग्रह राशि परिस्थिति, ग्रह राशि के परिस्थितियों को अनायास ही खेल खेल में समझ पाएगा। तो ऐसे गोल परिभाषा के लिए बता रहे हैं। और ये ग्रंथ कैसा है, इसकी विशेषता यह है कि जो अज्ञ होगा, जो अल्प मंद बुद्धि होगा, जो स्लो लर्नर्स होगा, वह भी इसको कंठस्थ करके ग्रहों के परिस्थितियों को समझ पाएगा। लेकिन ये ग्रंथ कैसा, तो बता रहे हैं सरलेन सुपद्येन, ये ग्रंथ कैसा है, तो बिल्कुल सरल है। सरल है मतलब बिल्कुल समाज के व्यवहारिक भाषाओं में लिखा हुआ ये ग्रंथ है, समाज के व्यवहारिक भाषाओं में लिखा हुआ है, बार बार उन सभी शब्दों का प्रयोग होता है समाज में, इस वजह से सरल है। और कैसा है, तो बता रहे हैं सुपद्येन, सुंदर पद्यों से युक्त है। मतलब ऐसा भी नहीं इलिटरेट की भाषा लिख दी गई है इसमें, जो कि गंवारों की भाषा लिख दी गई है, जो कि पद युक्त न हो, जिसका पद न बनता हो, जिस पद का कोई अर्थ न हो। पद कौन है, जिसका अर्थ निकलता है। तो ये सुंदर पद्यों से युक्त है। सरलेन सुपद्येन ब्रुवे बाल मनो मुदे, और कह रहा हूं, कैसा कह रहा हूं, कैसा ये गोल परिभाषा कह रहा हूं, तो जो बालकों को आनंदित करने वाला होता है, आनंदित करने वाला है, बालकों को अनुमोदित करने वाला है, खुश करने वाला है, ऐसे गोल परिभाषा को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। ब्रुवे बाल मनोमुदे गोले चापच्यकादीनाम परिभाषाम परिस्फुटाम यया कंठस्थया ज्ञोपी गोले नैपुण्यमाप्नुयात। ये तो हम लोग देख ही लिए थे कि जिसको स्मरण करने मात्र से जो अल्प स्लो लर्नर्स हैं, जो धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, वो भी गोल में निपुणता को प्राप्त कर जाएंगे और अनायास ही ग्रह राशि की परिस्थितियों को जान जाएंगे। चलिए श्लोक नंबर 3 हम लोग देखते हैं। बता रहे हैं गोल संज्ञा, बता रहे हैं सबसे पहले वृत्त का निर्माण कैसे होता है या गोल का निर्माण कैसे होता है। आप कभी से गोल 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 किए जा रहे हो, ये क्या गोल है, तो बता रहे हैं वृत्तार्धे स्वस्थिर अभ्यास रेखो परिसमन्ततः भ्राम्यमाणे घन क्षेत्रम जायते गोल एवशः केंद्रम तदर्धवृत्तस्य गोल केंद्रम च कथ्यते भूमि केंद्रम तदेवात्र कल्पनीयम विपश्चिता। बता रहे हैं यहाँ पे वृत्तार्धे स्वस्थिरभ्यास रेखो परिसमन्ततः। अब इसको थोड़ा सा प्रायोगिक ढंग से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे गोल रचना प्रकार, अब बता रहे हैं गोल की रचना कैसे होती है। तो यहाँ पे श्लोक दे रहे हैं वृत्तार्धे स्वस्थिरभ्यास रेखो परिसमन्ततः भ्राम्यमाणे घन क्षेत्रम जायते गोल एवशः। अर्थात वृत्तार्ध पे, वृत्तार्धे स्वस्थिरभ्यास, वृत्तार्ध को उसके व्यास रेखा पर स्थिर करके रेखो परिसमन्ततः, उस रेखा पे समन्ततः समान रूप से भ्रमण कराने पर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको गोल कहते हैं। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसको प्रयोगात्मक ढंग से। व्यास रेखा की बात कर रहे हैं, तो व्यास रेखा क्या होता है आप लोगों को पता है? चलिए मैं बताता हूँ। व्यास रेखा यानी वृत्त को आधे आधे दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है उसे व्यास रेखा कहते हैं। जैसे देखिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और इस वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली ये पेंसिल को रेखा समझ लीजिए। तो ये क्या होगी? व्यास रेखा। एक परिधि से लेकर के दूसरे परिधि तक वृत्त को दो समान भागों में विभाजित कर दी, तो ये व्यास रेखा का है। तो बता रहे हैं वृत्तार्धे स्वस्थिरभ्यास, वृत्तार्ध को, यानी वृत्तार्ध का मतलब होता है वृत्त का आधा। ये हो गया पूरा 360 डिग्री,
ये हो गया पूरा 360 डिग्री का वृत्त। और आधा का मतलब होता है कि ये वाला भाग यहां से लेकर सिर्फ यहां तक, ठीक है, ये वृत्तार्ध है, ये अर्धभाग यहां से लेकर के यहां तक यानी 180 डिग्री, ये पूरा वृत्त 360 डिग्री का, और ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का, और इसको बोलेंगे वृत्तार्ध। तो वृत्तार्ध के को स्वव्यास रेखा पर स्थित करके समान ढंग से चारों तरफ से भ्रमण कराने पर जिस क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है उसको इन्होंने गोल कहा है। अब देखिए ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, तो तेजी से घुमा रहे हैं, तो क्या हमें प्रतीत हो रहा है, हमें यही प्रतीत हो रहा है कि ये बिल्कुल गेंद के समान गोला है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बता रहे हैं कि वृत्तार्ध पे वृत्त के अर्धभाग पे स्थिर करके भ्रमण कराने से जो क्षेत्र बनता है उसको गोल कहते हैं। अब आगे चलते हैं इसको देखने के बाद। केंद्रम तदर्धवृत्तस्य गोल केंद्रम चकथ्यते, उस अर्धवृत्त का जो केंद्र होगा, तो अर्धवृत्त का केंद्र क्या होगा, तद अर्धवृत्तस्य केंद्रम, तो भैया ये पूरा वृत्त है और ये इसका केंद्र है, तो जो अर्धवृत्त का केंद्र होगा वही गोल का केंद्र होगा। केंद्रम तदर्धवृत्तस्य गोल केंद्रम चकथ्यते। और इसके बाद बता रहे भूमि केंद्रम तदेवात्र, अत्र मतलब यहां पर, भूमि केंद्रम तदेवात्र कल्पनीयम विपश्चिता, भूमि केंद्रम तदेवात्र कल्पनीयम विपश्चिता। और ये जो केंद्र है यहाँ पर, जो अर्धवृत्त का केंद्र था उसी को गोल का केंद्र कहा, और इसी को भूमि का भी केंद्र कह रहे हैं, वही भूमि का भी केंद्र है। तद अर्धवृत्तस्य केंद्रम भूमि केंद्रम, ठीक है। कल्पनीय विपश्चिता मतलब विद्वानों के द्वारा कहा गया है। अब बता रहे हैं लघुवृत्त और महद्वृत्त का परिभाषा। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, और महद का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। तो लघुवृत्त और महद्वृत्त की परिभाषा यहाँ बता रहे हैं। तदगोलीयम महद्वृत्तम यच्छेत्रम गोल केंद्रगम त्रिज्यावृतम तदेवं स्यात् ततोऽन्य लघुसंज्ञकम। बता रहे हैं जिस वृत्त का धरातल गोल केंद्र से होकर के जाए वह सब महद्वृत्त, और अन्य जितने भी वृत्त बनेंगे वो लघुवृत्त होंगे। तब यहां से लेकर के यहां तक एक वृत्त किया जाए गोला घुमा करके, तो ये क्या हो जाएगा, महद्वृत्त, क्योंकि उस गोल कैसे बनेगा, तो केंद्र से त्रिज्या तुल्य दूरी द्वारा जो गोल बनेगा वह सब हो जाएगा महद्वृत्त। और मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा हमने वृत्त बना दिया, तो इसका केंद्र गोल केंद्र तो होगा नहीं, इसका केंद्र ये सेंटर पॉइंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लघुवृत्त। तो यहाँ कहने का मतलब इनका यही है कि जिस वृत्त का धरातल गोल केंद्र से त्रिज्या तुल्य द्वारा जिस वृत्त का क्षेत्र बना हुआ है वह मध्यवृत्त, और अन्य बाद बाकी जितने होते हैं जिनका गर्भ केंद्र या भू केंद्र या गोल केंद्र केंद्र नहीं होता है वह सारे वृत्त लघुवृत्त कहे जाते हैं। ततोन्य लघुसंज्ञकम। तदगोल, अब श्लोक देख लेते हैं एक बार। तदगोलीयम महद्वृत्तम यच्छेत्रम गोल केंद्रगम त्रिज्यावृतम तदेवं स्यात् ततोन्य लघुसंज्ञकम। उसको त्रिज्यावृत्त भी कहते हैं। त्रिज्यावृत्त इसलिए कहते हैं कि वो केंद्र से त्रिज्या तुल्य दूरी पे अंतरित होकर के बनता है। आगे भी देखते हैं हम लोग। गोलोपरिगवृत्तस्य गेयं केंद्रम त्रयं बुधैः एकैकं केंद्रम स्यात् पृष्ठकेंद्रम द्वयं। आप लोगों ने गेंद देखा होगा, गेंद की परिकल्पना करिए। गेंद तो लगभग सभी लोगों ने देखा होगा, और जितने लोग देखे हैं या जो समझ रहे हैं उनको कल्पना करने में कोई समस्या है नहीं। बता रहे हैं कि जो गर्भ केंद्र था, मतलब गेंद के बीच का जो सेंटर पॉइंट था वो गर्भीय केंद्र था। वहां से त्रिज्या तुल्य दूरी पे गेंद के परिधि के हर एक भाग थे। गोल भी उसी तरह से है। बता रहे हैं गोलो परिगवृत्तस्य गेयम केंद्रम त्रयम। 3 केंद्र होते हैं। गोल के ऊपर गया हुआ जो भी वृत्त महद वृत्त होगा, जो भी वृत्त होगा महद और लघु दोनों में, उनके 3 केंद्र होंगे, ठीक है। एकैकम गर्भ केंद्रम स्यात् पृष्ठ केंद्रम द्वयं द्वयं। एक जो होगा पहला वो क्या होगा, गर्भ केंद्रम, एक गर्भ केंद्र होगा, और पृष्ठ केंद्र द्वयं द्वयं, ठीक है। ये गर्भ केंद्र हो गया और एक पृष्ठ केंद्र हो गया। यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से करके किसी भी वृत्त का 3 केंद्र गोल में होता है, वृत्त में नहीं।
वृत्त की परिकल्पना मत करिएगा, क्योंकि वृत्त में एक ही केंद्र होता है। यहाँ गोल की बातें की जा रही है। गोल में 3 केंद्र होते हैं, गर्भीय केंद्र एक और पृष्ठीय केंद्र एक दूसरे से तुल्य दूरी पर, मतलब 6 राशि पे, 6 राशि नहीं 180 डिग्री पे, ठीक है। तो 180 डिग्री पे 2 महद्वृत्त, 180 डिग्री पे 2 केंद्र और गर्भ केंद्र त्रिज्या तुल्य दूरी से जहां से निर्मित हो रहा है। तो इस प्रकार से करके 3 केंद्रों की बात कर दी है इन्होंने। अब उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। महद्वृत्तस्य गर्भीय केंद्रम, महद्वृत्तस्य गर्भीय केंद्रम तदगोल केंद्रकम। महद्वृत्त का जो गर्भीय केंद्र होगा, महद्वृत्त का जो गर्भीय केंद्र होगा वो गोल का केंद्र होगा। महद्वृत्तस्य गर्भीय केंद्रम तदगोल केंद्रकम ततोन्य लघुवृत्तानाम, और अन्य लघुवृत्तों का, अन्य अन्य मतलब जिनका भी वृत्त का केंद्र, जिनका केंद्र नहीं है वो सारे, मतलब वृत्त का नहीं, गोल का केंद्र जिनका केंद्र नहीं है वह सारे लघुवृत्त थे। और जिनका भी निर्माण गोल के केंद्र से त्रिज्या तुल्य दूरी पे नहीं हुआ है वह सब लघुवृत्त थे। और उन लघुवृत्तों के लिए बता रहे हैं कि महद्वृत्तस्य गर्भीय केंद्रम तदगोल केंद्रकम ततो अन्य लघुवृत्तानां गर्भ केंद्रम पृथक पृथक। इन सबका गर्भ केंद्र पृथक पृथक होगा। अन्य सभी वृत्तों का, मतलब अन्य सभी लघु वृत्तों का गर्भ केंद्र पृथक पृथक होगा। भू केंद्र नहीं होगा, खगोल का केंद्र नहीं होगा, गर्भ का केंद्र नहीं होगा, ये अलग अलग होगा। और यदि महद्वृत्तों की बात कर दी जाए तो उनका गर्भ केंद्र ही चूंकि केंद्र है, जितने भी महद्वृत्त बन रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि सभी महद्वृत्तों का गर्भ केंद्र एक हो जाएगा और पृष्ठ केंद्र उनका अलग अलग हो जाएगा। प्रथम पृष्ठ केंद्र से दूसरे पृष्ठ केंद्र की दूरी 180 डिग्री की होगी। इतनी बातें यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और मैं कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए अनाउंस करने वाला हूं। आप लोग वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को लगभग 2000 सब्सक्राइबर है आप सभी, तो इस वीडियो को कोशिश करिए कि 4000 तक लाइक हो जाए और जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि हमें भी बिल्कुल जोश आए, हम सही ढंग से काम कर सकें और आप सबके समक्ष प्रत्येक दिन एक नया वीडियो पहुंचा सकें। वीडियो ना पहुंचाने में एक यह भी कारण था, बहुत अधिक सब्सक्राइबर नहीं थे, हमारी फैमिली बड़ी नहीं थी, जिम्मेदारियां थोड़ी छोटी थी और व्यवस्थाएं थोड़ी अलग सी थी। इस वजह से इन सभी विषयों से मैं थोड़ा सा चूक गया। आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।